रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपकी बायो टीचर और आप देख रहे हैं मेरे साथ मेरा यूट्यूब चैनल लर्न बायो बाय ट्रिक्स। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बायो एनर्जेटिक्स के चैप्टर से। बायो एनर्जेटिक्स क्या है? इट इज़ द स्टडी ऑफ, अगर हम डिफिनीशन करें बायो एनर्जेटिक्स की, इट इज़ द स्टडी ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन and biological सिस्टम, कि कैसे, जैसे कि प्लांट्स जो है वो सन से एनर्जी लेके उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं एटीपी में। ये सब हम स्टडी करते हैं बायो एनर्जेटिक्स में। मेनली बायो एनर्जेटिक्स में हम 2 टॉपिक्स पढ़ते हैं, एक है फोटोसिंथेसिस और एक है रिस्पायरेशन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में प्लांट सन की लाइट को ट्रैप करके कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी में, यानी ये कार्बन डाइऑक्साइड है और वाटर है, और यहाँ पे सन की एनर्जी को ट्रैप करके और प्लांट के ग्रीन पार्ट्स के क्लोरोप्लास्ट में पिगमेंट्स होते हैं जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल सन की एनर्जी को ट्रैप करता है और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को क्या करते हैं, को रिएक्ट करके यहाँ से C6H12O6 यानी ग्लूकोज बनता है। इसके अलावा बाय प्रोडक्ट गैस बनती हैं जो कि ऑक्सीजन है और कुछ वाटर भी साथ में रिलीज करता है। यहाँ पे कितने कार्बन डाइऑक्साइड यूज होंगे? एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज बनाने के लिए यहाँ पे 6 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है और इसके अलावा 12 वाटर मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं। ये बनाता है एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं और क्या बनता है, 6 मॉलिक्यूल्स वाटर के बनते हैं। ये हमारा रिएक्शन बनता है फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस प्लांट्स जो है वो सन की एनर्जी को ट्रैप करते हैं। प्लांट्स बड़े खुददार होते हैं। वो कहते हैं हम खुद ही अपने लिए कुछ करना चाहते हैं और खुद ही अपने लिए ग्लूकोज तैयार करेंगे और इसी ग्लूकोज को हम ब्रेक डाउन करके उससे एनर्जी रिलीज करेंगे। तो होता क्या है फोटोसिंथेसिस में, ये हमने लिया एक प्लांट और ये है इसके लीव्स, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में होता है फोटोसिंथेसिस। ग्रीन लीव्स के अगर हम मेसोफिल सेल की बात करें, ये हमने लिए मेसोफिल सेल। तो इस मेसोफिल सेल में बाकी ऑर्गेनेलीज के साथ एक स्पेशल ऑर्गेनेली होती है जिसे बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट। ये है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ये सारा जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ पे बनता है? क्लोरोप्लास्ट में। और यहाँ पे जो ग्लूकोज बनता है वो कहाँ पे फिर यूज होता है? वो इसी सेल में एक और ऑर्गेनेली होती है जिसे हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ये जो क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज बनता है वो जाके माइटोकॉन्ड्रिया में ब्रेक डाउन होके एटीपी बना लेता है और यही एटीपी प्लांट यूज करता है अपने किसके लिए? जो उनके सेल के अंदर जो रिएक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें टूटती है और कुछ चीज़ें बनती हैं, उसके लिए एनर्जी दरकार होती है और ये एनर्जी कहाँ से आते हैं? ग्लूकोज के टूटने से ये एनर्जी आती है। ठीक है, अब हम इसको जूम करके हम देखेंगे कि किस तरह ये प्रोसेस होता है। प्लांट्स बड़े खुददार होते हैं, वो सब कुछ अपने लिए खुद करते हैं, बस थोड़े से उनको सनलाइट चाहिए होता है। जबकि हम क्या करते हैं, मुर्गी की टांग को पकड़ के खाते हैं, सेब खाते हैं, अंगूर खाते हैं,
अनार खाते हैं। ये सारी चीज़ें हमें क्या क्या देती हैं, इससे हम फैट्स लेते हैं, हम इससे कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं। और क्या है ये फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करके हम इससे एनर्जी लेते हैं। लेकिन प्लांट क्या करते हैं, वो अपने लिए खुद ग्लूकोज बनाते हैं। ये लिया हमने एक बड़ा लीफ, ये हमने प्लांट का एक बड़ा लीफ लिया। अब इसमें हम बनाएंगे मीजोफिल सेल, एक ही सेल बना लेते हैं ताकि हमें समझाने में आसानी रहे। ये हमने बना लिया मीजोफिल सेल। अब मीजोफिल सेल में क्या होता है, ये एक सेल है जिसे हम मीजोफिल सेल कहते हैं। नजर आ रहे हैं, मीजोफिल सेल में क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावा न्यूक्लियस भी होगा। बाकी ऑर्गेनेलीज जितनी माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेडियस, ये सारी चीज़ें होंगी। लेकिन जिन ऑर्गेनेलीज की हम बात करते हैं, जिन प्रोसेस की हम बात करते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस या रेस्पिरेशन की हम बात करते हैं, तो हम उन ऑर्गेनेली को ही हाईलाइट करेंगे और यहाँ पे हम उनको ही ड्रा करेंगे। बाकी की ऑर्गेनेली हम नहीं बनाएंगे। वो मौजूद है इस सेल में, लेकिन हम उसे नहीं बनाते क्योंकि हमारा काम सिर्फ इन्हीं ऑर्गेनेली के साथ है आज का। तो ये हमने बनाया एक क्लोरोप्लास्ट, सेल के अंदर हमने बनाया एक क्लोरोप्लास्ट, और ये बनाया हमने माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे लिख लेते हैं, दिस इज क्लोरोप्लास्ट। और ये क्या है, दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसे जैसे कॉइन्स रख लेते हैं हम एक दूसरे के ऊपर, और ऐसा स्टेक सा बना लेते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर सा बन जाता है। इन स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है, जो एक कॉइन है, जैसे कि ये एक कॉइन है, इनको बोला जाता है थैलेकॉइड। और ये जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये यहाँ से एक स्टेक सा बन जाता है, यानी एक बिल्डिंग से बन जाती है। तो इस बिल्डिंग को हम बोलते हैं ग्रैनम, जो बहुत सारे थैलेकॉइड जमा होकर ग्रैनम बनाते हैं। इसी तरह एक क्लोरोप्लास्ट में बहुत सारे ग्रैनम होंगे। ये हम कुछ ग्रैनम बना रहे हैं, ठीक है, ये ग्रैनम है। ये ग्रैनम एक सीढ़ियों की तरह, जिस तरह बिल्डिंग्स आपस में मिले होते हैं, ये भी इसी तरह आपस में सीढ़ियों से मिले होते हैं। इन सीढ़ियों को बोला जाता है, जैसे कि ये इसके साथ मिला हुआ है, इन सीढ़ियों को बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेली। और ये जो स्पेस है इनके अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो स्पेस है, ये इसको बोला जाता है स्ट्रोमा। दिस इज स्ट्रोमा। कहाँ लिखूं, यहाँ पे लिख लेती हूँ, स्ट्रोमा। अब फोटोसिंथेसिस में दो रिएक्शंस होंगे, एक को बोला जाता है लाइट रिएक्शन और एक को बोला जाता है डार्क रिएक्शन। अब अगर हम बात करें लाइट रिएक्शन की, तो लाइट रिएक्शन कहाँ पे होगा, ये अब हम एक थैलेकॉइड निकालेंगे यहाँ से, फिर देखते हैं कि थैलेकॉइड में क्या होता है। ये कहाँ बना ली, यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमने यहाँ से एक थैलेकॉइड निकाला, जूम किया इसको, और ये ऐसे इसका स्ट्रक्चर होता है। थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में ये जैसे कॉइन सा है,
थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में बहुत सारे पिगमेंट्स होते हैं और इन पिगमेंट्स को बोला जाता है क्लोरोफिल। दिस वी कॉल्ड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल क्या करता है? क्लोरोफिल के जो पिगमेंट्स हैं वो सनलाइट को यहाँ से जब सूरज की रोशनी पड़ती है, जब दिन का टाइम होता है तो सनलाइट को ट्रैप करता है। ये क्लोरोफिल के पिगमेंट्स सनलाइट को ट्रैप करते हैं। जब ये यहाँ पे ट्रैप हो जाते हैं तो एक रिएक्शन होता है जिसे हम फिर डिटेल से पढ़ेंगे, और इस रिएक्शन को लाइट रिएक्शन बोला जाता है, जो कि कहाँ पे होता है? थैलेकॉइड में होता है। लाइट रिएक्शन जो दिन को होता है। और इस लाइट रिएक्शन में जो चीज़ें बनती हैं, जो प्रोडक्ट बनता है इनका, वो क्या है? ATP और प्लस NADPH। ये दो चीज़ें बनती हैं लाइट रिएक्शन में। अब लाइट रिएक्शन में तो ATP और NADPH बन गया। अब यहाँ से ये लीफ है, लीफ के सरफेस पे ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं और इन स्ट्रक्चर्स को बोला जाता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जब ओपन होते हैं तो एटमॉस्फेयर से क्या आता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंटर करता है। ये आया कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जब क्लोरोप्लास्ट के अंदर जाता है, यह है क्लोरोप्लास्ट का, तो ये स्ट्रोमा में चला जाता है। स्ट्रोमा क्या है? इसकी जो ये यहाँ पे अंधेरा अंधेरा सा होता है, जैसे कि आप लोग इमेजिन करें कि जहाँ पे स्ट्रोमा है वहाँ पे अंधेरा है, क्योंकि जब स्टॉर्म आता है, जब तूफान आता है तो अंधेरा छा जाता है। तो आप लोग इससे याद करें इस ट्रिक से, यहाँ पे अंधेरा सा होता है, स्ट्रोमा में अंधेरा होता है। तो यहाँ पे जो जब कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे आएगा, और यहाँ पे वाटर भी होता है, क्योंकि जाइलम के थ्रू प्लांट रूट के ज़रिए से वाटर एब्जॉर्ब करते रहते हैं। तो यहाँ जाइलम के थ्रू लीफ में वाटर भी आता है, तो यहाँ पे वाटर भी होगा। तो अब यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आया एटमॉस्फेयर से और वाटर रूट के थ्रू, जाइलम के थ्रू आया लीफ में। अब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, लेकिन कहाँ पे रिएक्शन करेंगे? स्ट्रोमा में, जहाँ पे बहुत अंधेरा है। इस अंधेरे से हम याद करेंगे कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन होगा, यानी स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन। स्ट्रोमा का मतलब है तूफान आंधी आती है तो अंधेरा छा जाता है। अंधेरा कहाँ पे है? क्लोरोप्लास्ट के का जो सेंटर है यहाँ पे, तो यहाँ पे डार्क रिएक्शन होता है। ठीक है, स्ट्रोमा में डार्क रिएक्शन होता है। डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड जो एटमॉस्फेयर से आया और वाटर जो रूट के थ्रू आया, वो आपस में रिएक्ट करेंगे। और अब इन्हें एनर्जी भी तो चाहिए, तो ये तो सन से यहाँ पे एनर्जी नहीं ले सकते। अब क्या होगा? क्योंकि इनके पास पिगमेंट्स नहीं है। अब जो लाइट रिएक्शन में जो हमारे पास एनर्जी बनी है, जो कि ATP और NADPH के मॉलिक्यूल बने हैं, वो यहाँ पे आके यूज़ हो जाएंगे। डार्क रिएक्शन में ATP और NADPH के मॉलिक्यूल यूज़ हो जाएंगे, यानी यहाँ पे ATP प्लस NADPH आके यूज़ हो जाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलके क्या बना लेंगे? ग्लूकोज और ऑक्सीजन और वाटर भी बनता है। ये तो मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि कितने मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होंगे, यानी ये तो एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल हो गया, यहाँ से 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल आएंगे और यहाँ से 12 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। और यहाँ से जो ATP, जो लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH बना था, कहाँ पे बना था? थैलेकॉइड के मेम्ब्रेन में।
क्लोरोफिल की प्रेजेंस में सनलाइट की क्लोरोफिल के पिगमेंट्स की वजह से जिन्होंने सनलाइट को ट्रैप किया था, यहाँ पे लाइट रिएक्शन में ATP और NADPH के मॉलिक्यूल बने थे। ठीक है, और ये ATP NADPH के मॉलिक्यूल कहाँ पे यूज़ होंगे? डार्क रिएक्शन में। डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा में, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा में होता है। स्ट्रोमा में कार्बन डाइऑक्साइड के 6 मॉलिक्यूल आ गए और यहाँ से वाटर के 12 मॉलिक्यूल आ गए। ATP और NADPH लाइट रिएक्शन से आ गया और यहाँ पे क्या बना लिया है? ग्लूकोज। एक ग्लूकोज बना लिए हैं और 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बन गए हैं। यहाँ पे वाटर भी बनता है। अब ये 6 ऑक्सीजन के जो मॉलिक्यूल बन गए हैं और ग्लूकोज बन गया है, ये यहाँ पे साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ये है सेल, ये सेल है ना, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन यानी ग्लूकोज के साथ मिल के, ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिल के इसको ब्रेक डाउन करेगा ग्लूकोज को, और यहाँ पे साइटोप्लाज्म में एक रिएक्शन होगा जिससे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनेंगे, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड, क्योंकि पायरुविक एसिड 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है और ग्लूकोज 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है। तो 6 को अगर हम दरमियान में से तोड़ दें तो 3 के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, यानी 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जब पायरुविक एसिड बनता है साइटोप्लाज्म में, और इस रिएक्शन को बोला जाता है जो ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के कार्बन डाइऑक्साइड को, ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिल के, यानी ऑक्सीजन की मौजूदगी में ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी और यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनेंगे। इस प्रोसेस को जो साइटोप्लाज्म में होता है इसको ग्लाइकोलाइसिस बोला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस यानी 2 पायरुविक एसिड मजीद जाके कहाँ पे टूटेंगे? अब ये ग्लूकोज में जो 6 मॉलिक्यूल्स हैं, 6 कार्बन हैं, वो सारे टूटेंगे। यहाँ पे तो 2 एक ही बांड टूट गया है, क्योंकि जैसे कि ये कार्बन है 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ग्लूकोज के। ये अगर दरमियान में ये बांड टूट चुका है तो ये अभी 1 2 3 4, ये 4 बांड तो अभी भी रहते हैं। तो ये 4 बांड जाके कहाँ पे टूटेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये पायरुविक एसिड कहा जाएगा ल्यूमेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पे एक साइकिल होगी, रिएक्शन होंगे जिसे हम बोलते हैं क्रिब्स साइकिल। क्रिब्स साइकिल, क्रिब्स साइकिल से कुछ ATP तो बनेगा लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ATP भी बनेगा और NADH। बच्चों क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में NADPH बनता है, जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में NADH बनता है। P से आप लोग याद करें, P हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज़ करते हैं, इसकी स्पेलिंग में P है। तो जो एनर्जी मॉलिक्यूल है तो वो है NADPH, किस चीज़ में? फोटोसिंथेसिस में। जबकि माइटोकॉन्ड्रिया में NADPH, इसके अलावा NADH और FADH बनेगा क्रिब्स साइकिल से। अब ये फिर भी प्लांट इस तरह यूज़ नहीं कर सकते। अब NADH और FADH को ये लेके जाएगा एक चेन में, और ये चेन कहाँ पे होगा? ये जो मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन, इसमें जाएगी ये सारे प्रोडक्ट, और यहाँ पे जिसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन, यानी ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में NADH और FADH जाके यहाँ पे ATP रिलीज करेंगे। ATP एक NADH के मॉलिक्यूल से, यहाँ पे लिख लेती हूँ,
1 ADH 1 ADH 1 ADH sorry 1 NADH 1 NADH के मॉलिक्यूल से 3 ATP बनते हैं और 1 FADH के मॉलिक्यूल से 2 ATP बनते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में धड़ाधड़ एनर्जी बनेगी, एटीपी के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पे एक बाई प्रोडक्ट गैस भी बनेगी जिसे हम क्या बोलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होगा और ये एटीपी एक मॉलिक्यूल से यानी ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल से, देखिए ये C6H12O6 से जो ऑक्सीजन इसको ब्रेक करेगा एक मॉलिक्यूल को, उसकी कितनी एनर्जी रिलीज होगी, 38 ATP। यानी एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होगा, उससे 38 ATP निकलेगी। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज अ बाय प्रोडक्ट गैस निकलेगा। तो क्या होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे जो रिस्पायरेशन में रिलीज होगा तो ये यहाँ पे भी जाके यूज़ हो सकता है, क्लोरोप्लास्ट में जाके भी यूज़ हो सकता है। लेकिन दिन के वक्त जैसे कि हमें पता है कि दिन के वक्त जब रोशनी होती है, जब सनलाइट होता है तो फोटोसिंथेसिस होती है और रात के वक्त फोटोसिंथेसिस स्टॉप हो जाता है, कोई फोटोसिंथेसिस रात के वक्त नहीं होता। ये डार्क रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि ये रात को होता है, ये भी दिन को होता है, लेकिन इसको लाइट रिएक्शन से अलग करने के लिए इसको डार्क का नाम दिया है। डार्क रिएक्शन डायरेक्टली सन पे डिपेंडेंट नहीं होता, बल्कि ये लाइट रिएक्शन के जो प्रोडक्ट हैं उन पे डिपेंड करता है, जो कि ATP और NADPH हैं। अगर लाइट नहीं होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर लाइट नहीं है यानी दिन नहीं है, तो ATP और NADPH नहीं बनेंगे, ATP NADPH नहीं बनेंगे तो डार्क रिएक्शन भी नहीं होगा। तो ये डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन ये दोनों दिन को होते हैं, यानी फोटोसिंथेसिस दिन को होता है और रेस्पिरेशन दिन को भी होता है और रात को भी, ठीक है। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो रेस्पिरेशन में रिलीज होगा या रेस्पिरेशन का जो बाय प्रोडक्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, ये यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में भी यूज़ हो सकता है और या अगर ज़रूरत नहीं है तो ये क्या होगा, यहाँ से स्टोमेटा के ज़रिए बाहर भी जा सकता है। और ये ऑक्सीजन जो क्लोरोप्लास्ट में ग्लूकोज के बनने के साथ बाय प्रोडक्ट बन गया है, वो जाके साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज को ब्रेक डाउन भी कर सकता है। इसके अलावा ये बाहर भी जा सकता है स्टोमेटा के थ्रू। अब बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा बनता है या ऑक्सीजन, मतलब रिस्पायरेशन तो दिन को भी होता है और रात को भी, और फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन को होता है। तो आप लोगों के जहन में क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा मिकदार में बनेगा या ऑक्सीजन? बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम बनती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन। वो क्यों, वो हम देखते हैं। जैसे कि प्लांट क्या बना लेते हैं, ग्लूकोज। ये प्लांट ने ग्लूकोज बना लिया है दिन को और साथ में ऑक्सीजन भी। प्लांट ने जो बोरियां भर दी हैं ग्लूकोज की, ये बोरी हैं, ये ग्लूकोज इसमें भरा हुआ है। दिन को प्लांट ने बोरियां भर भर के ग्लूकोज बना लिया है। और अब क्या होता है, जब इसने बोरियां भर दी हैं तो ये सारे रिस्पायरेशन में क्या होगा, रिस्पायरेशन में तो प्लांट इस ग्लूकोज को यूज़ करेगा ऐसा रिस्पायर करने के लिए,
लेकिन ये सारे का सारा ग्लूकोज तो प्लांट यूज़ नहीं करता रिस्पायरेशन के लिए। कुछ ग्लूकोज वो स्टोर कर लेता है, जिससे फ्रूट बनते हैं, जिससे सीड्स बनते हैं। प्लांट ने खुद को बढ़ाना होता है, तो सारा ग्लूकोज जो वो फोटोसिंथेसिस में बनाता है वो यूज़ नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ पे जो रिस्पायरेशन यानी ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल ग्लूकोज हमारे पास यहाँ पे बन गया है फोटोसिंथेसिस में 10 ग्राम ग्लूकोज बन गया है फोटोसिंथेसिस से। अब रिस्पायरेशन जो होती है, रिस्पायरेशन में हमने यूज़ किया है एज अ रिस्पायरेशन 2 ग्राम ग्लूकोज को, ठीक है, 2 ग्राम ग्लूकोज को हमने यूज़ किया है। जब हम ग्लूकोज को यूज़ करते हैं तो उसके साथ हम ऑक्सीजन क्या करते हैं, ऑक्सीजन को बर्न करते हैं। ऑक्सीजन के ज़रिए ग्लूकोज की बॉन्डिंग जो है उनको तोड़ते हैं। तो यहाँ पे हमने 2 ग्राम ग्लूकोज को बर्न किया तो ऑक्सीजन भी कम ही यूज़ हुआ, और यहाँ पे हमने ग्लूकोज को ज़्यादा मिकदार में बनाया, यानी 10 ग्राम ग्लूकोज बनाया। तो यहाँ पे हमने कार्बन डाइऑक्साइड कितना यूज़ किया, 10 ग्राम ग्लूकोज के लिए हमने कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा लिया। इस वजह से कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट ज़्यादा लेता है और ऑक्सीजन प्लांट ज़्यादा रिलीज़ करता है। रात को चूँकि रात को सनलाइट नहीं होता, सन नहीं होता, तो फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाता है, नो फोटोसिंथेसिस। जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता, रिस्पायरेशन तो दिन को भी होता है और प्लांट को भी होता है। तो बच्चों, आप लोगों ने अपने बड़ों से सुना होगा कि दरख्तों के नीचे नहीं सोना चाहिए, जिन भूत होते हैं, मौत आती है। लेकिन ऐसा नहीं होता, जिन भूत नहीं होते। वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट, क्योंकि प्लांट ने रिस्पायर करना होता है तो प्लांट रात को कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करता है। वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं प्लांट के नीचे सो के, हम क्योंकि उस एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार ज़्यादा हो जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्रेन को डैमेज करता है। इस वजह से कहते हैं कि प्लांट के नीचे नहीं सोना। कोई जिन भूत नहीं होते, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार वहाँ पे ज़्यादा होती है। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप लोगों को समझ में आ गया। कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे डिटेल से फोटोसिंथेसिस, और उसमें लाइट रिएक्शन का करेंगे और फिर डार्क रिएक्शन का करेंगे। एक और बार, डार्क रिएक्शन को हम कैल्विन साइकिल भी बोलते हैं, ठीक है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।